हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज। और आज हम जाते हैं अपने सितंबर मंथ के सेकंड पार्ट पर, जो हमारा होने वाला 14th लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। हमें इसमें बताना रेमिटेंसेस के बारे में। देखो, कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके हमारे जो सेक्शन वाइज जो टेस्ट करा रखे हैं उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि ये रेमिटेंसेस है, ये वाला जो है हमारा इस किसमें कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा इकोनॉमी के सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाके वहाँ पे इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस देख सकते हो। सबसे पहला है, ए रेमिटेंस इज ए मनी सेंड टू अनदर पार्टी यूजुअली वन इन अनदर कंट्री। मेनली ये एक मनी होती है, रेमिटेंसेस एक मनी होती है जो दूसरी पार्टी को सेंड की जाती है। मतलब मेनली दूसरी कंट्री में जो मतलब पार्टी होती है उसको मेनली सेंड की जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को सेंड की जाती है। सेकंड है, दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है तो बिल्कुल ये करंट अकाउंट का पार्ट होती है। करंट अकाउंट में और क्या क्या होती है? गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, इनकम्स होती हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आपको पता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में ये भी आते हैं रेमिटेंसेस। फिर आता है हमारा, इंडिया इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, जो अभी रिसेंटली बना था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रेमिटेंसेस बोलस्टर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड हेल्प फंड इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये सारी ही चीज़ें इसके बारे में करेक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को भी ये कब करता है, और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बोलिस्टर करता है। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। तो सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिफाइड बाय। किसके अंडर ये जो है वो नोटिफाई किए गए हैं? कौन से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं किसके अंदर ये मतलब मेन किए गए हैं वो, तो बताओ। तो वो किए गए हैं किसके अंडर, किसके अंडर किए गए हैं? सीपीसीबी के अंडर किए गए हैं। किसके अंडर किए गए हैं? वो सीपीसीबी के अंडर किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, और इसमें मेनली कितने 12 पोल्यूटेंट्स को क्या किया जाता है, मेनली इसको मतलब करंट स्टैंडर्ड्स के 2009 में 12 पोल्यूटेंट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि PM10, PM2.5, ठीक है, उसके बाद है CO, O3, NH3, PB, SO2, ठीक है, NO2। उसके बाद यही है। और तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये जो 8 है ना, ये तो सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी आते हैं। ये सारे किस में मेजर किए जाते हैं? 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी, प्लस इसमें मैंने भी बताया 12 है। तो 4 और कौन कौन से हैं? एक तो बेंजीन है, एक बेंजोपायरीन है, एक हमारा आर्सेनिक है, और एक हमारा निकल है। ये 4 जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी मेजर किए जाते हैं, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं होते हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिली कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी और जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इन दोनों में ही CO2 नहीं मेजर की जाती है। ठीक है, CO2 पे स्टैंडर्ड सेट नहीं किए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर CO2 आ जाए कि दोनों में CO2 को मेजर किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। CO2 को किसी में भी मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, CO2 को किसी में भी मेजर नहीं किया जाता, ना नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में और ना ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको बता दिया 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और मेनली 6 कैटेगरीज में ये मेनली सेट करता है कि गुड से सीवियर कंडीशन में कि कैसे कैसे मतलब एयर की क्वालिटी का मतलब वो है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोलता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताएं। सबसे पहले है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स डिप्राइवेशन इन 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेनली ये 3 उनमें मेजर करता है। फिर हमारा कि देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही मेजर करता है। फिर है UNDP, ये मेनली UNDP के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो वो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 2010। बिल्कुल उसमें ये क्या, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स इज नॉन मॉनिटरी पॉवर्टी इंडेक्स। बिल्कुल ये क्या है, नॉन मॉनिटरी पॉवर्टी इंडेक्स है। सारी चीज़ें इसके बारे में सही है, और इसको निकालता कौन है, OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और यूएनडीपी ने इसको स्टार्ट किया था, कब किया था इसको, मेनली 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। ठीक है, अब बता दिया आपको कि यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट का भी है। और इंडिया की 2020 में कितनी रैंक आई थी इसमें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 62nd रैंक आई थी इंडिया की। कितनी रैंक आई थी, 62nd रैंक आई थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके, हमारे तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, हिल्सा। हिल्सा अगर किसी ने 11th क्लास में या 12th क्लास में अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो उनको पता होगा हिल्सा क्या है, एक टाइप की फिश है जो मेनली कहाँ पे रहती है, याद रखना ये एनाड्रोमस टाइप की फिश है। किस टाइप की फिश है ये, मेनली कैटाड्रोमस नहीं, ये एनाड्रोमस टाइप की फिश है। एनाड्रोमस टाइप की फिश क्या होती है, एनाड्रोमस टाइप की ऐसी फिश होती है जो मेनली अपनी सारी लाइफ तो ओशन में बिताती है, मतलब सोल्टी वाटर में बिताएगी, लेकिन जब उसको स्पॉनिंग करनी होगी या कुछ करना होगा तो वो फ्रेश वाटर में आ जाएगी, तो वो रिवर में आ जाएगी। ड्यूरिंग रेनी सीजन जब उसका स्पॉन करने का टाइम होगा तो वो कहाँ आ जाएगी, एस्चुअरीज में आ जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स में आ जाएगी इंडिया की। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है आपको कि ये क्या है, एनाड्रोमस फिश है जो मेनली कहाँ रहती है, देखो रिवर में नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे रहती है, ओशन में रहती है। और ओशन की तरफ चली जाती है, लेकिन ये कहाँ चली जाती है, रिवर की तरफ जाती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो पहली तो रॉन्ग होगी। क्या है, ये एनाड्रोमस फिश है जो मैक्सिमम लाइफ अपने ओशन में बिताती है। कैटाड्रोमस फिर क्या होगी, कैटाड्रोमस एक ऐसी फिश होती है जो मेनली जो अपनी लाइफ तो कहाँ बिताती है, फ्रेश वाटर में बिताती है, और मेनली स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ जाती है, वो मेनली ओशन में जाती है। ठीक है, तो ये दोनों वैसे टर्म है। तो जो हिल्सा है वो कौन सी हमारी फिश है, एनाड्रोमस फिश है। फिर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 75% ऑफ वर्ल्ड हिल्सा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बांग्लादेश 75% जो हमारी वर्ल्ड की हिल्सा है उसको प्रोड्यूस करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम अगर आ जाए, इसका साइंटिफिक नेम है तिनुआलोसा इलिशा। ठीक है, ये इसका नाम है, क्या साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, उसके अलावा इसको और भी क्या कहा जाता है, इसको माछर क्वीन भी बोला जाता है, माछर रानी। ठीक है, माछर रानी बोला जाता है, मतलब क्वीन ऑफ फिश। ठीक है, इसको क्वीन ऑफ फिश भी बोला जाता है, माछर रानी। और तेनुलोसा इलिशा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताना है। सबसे पहले ये ऑफिशियल बॉडी है अपैरल एक्सपोर्ट्स की इंडिया में, जो मेनली इनवैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडियन एक्सपोर्टर को। ठीक है, इनवैल्यूएबल वो प्रोवाइड करती है किसको, इंडियन एक्सपोर्टर को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल प्रोवाइड करती है ना, यही मतलब अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए ही है। सेकंड है, इट ऑल्सो कंडक्ट्स वाणिज्य शपथ ईच ईयर टू शोकेस इंडियाज राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। देखो ये मेनली किसके लिए है, याद रखना ये मेनली है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रेडीमेड गारमेंट जो इंडिया से होते हैं। थर्ड, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर मेनली आते हैं, यस ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो ये हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देखो, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो हमें क्या बोलती है, इट ऑल्सो कंडक्ट्स द वाणिज्य शपथ ईच ईयर। याद रखना ये ट्वाइस ए ईयर, साल में मतलब एक साल में 2 बार क्या करती है, इंडिया के गारमेंट्स के एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी को शोकेस करने के लिए, इंडिया के गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी को शोकेस करने के लिए एक वो चलाते हैं, उसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। कौन सा चलता है, इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। ये करती है क्या करने के लिए, इकोनॉमिक पावर को दिखाने के लिए नहीं, इकोनॉमिक फोर्स को दिखाने के लिए नहीं, मेनली किसके लिए करती है ये, मेनली करती है किसके लिए, अपनी जो गारमेंट की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और ये जो एक्सपोर्ट जो भी है, ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये कब बनी है, 1978 में ये बनी है। हेड ऑफिस इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगर बात करें एक्सपोर्ट को प्रोमोट करने के लिए है, और किसके अंडर रजिस्टर्ड है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है ये 2009 में बना,
2009 में बना कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। बिल्कुल, इन्वेस्ट इंडिया तभी तो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमें इंडिया में इन्वेस्ट करवाना है। बिल्कुल 2009 में आई है। सेकंड है ये इक्वली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको प्रमोट करते हैं इक्वली। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसको एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो तो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक फिक्की, ये दो मिलके इसको प्रमोट करते हैं। कौन? एक फिक्की। अब एक आग चीज़ पता होनी चाहिए, फिक्की का इसमें 51% शेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इसका 49% शेयर है। ठीक है, तो दो मिलके इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक का 51% शेयर है, एक का 49% शेयर है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो DIPP डिपार्टमेंट है वो अपनी धीरे धीरे जो इक्विटी है उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, और सारे मतलब टू इंक्लूड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए, इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्या बोलता है प्रेसिडेंट के बारे में। देखो, अगर आपने हमारी पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, पॉलिटी की सीरीज भी जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आर्टिकल 54 मेंशन दैट देयर शैल बी एन इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड इनडायरेक्टली बाय फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया के इस केस में नहीं लगता। यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इंडिया में कौन सा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इंडिया में लगता है, ये नहीं लगता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट अलाउड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपको ये भी चीज़ पता होगी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रखिए कि नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल भी किसी कहीं के भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अलाउड नहीं होते। ये मतलब ओनली इलेक्टेड मेंबर अलाउड होते हैं। कौन से मेंबर अलाउड होते हैं इलेक्शन में, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चलता है तो आपको पता होगा कि दोनों ही नॉमिनेटेड मेंबर भी और इलेक्टेड मेंबर भी ओनली ऑफ पार्लियामेंट, किसके, ओनली ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी सारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के दोनों के केवल इलेक्टेड मेंबर जो हैं ये पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारी आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पर्पल रिवॉल्यूशन एरोमा मिशन आपको बताया था। ठीक है, एरोमा मिशन भी आपको बताया था। लेवेंडर का कल्टीवेशन आपको बताया था। तो मेनली किसके लिए है ये, लेवेंडर कल्टीवेशन को जम्मू कश्मीर में प्रमोट करने के लिए ये एरोमा मिशन आया कब था, 2016 में आया था, ताकि जो भी एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स हैं उनका क्यों किया जाए, उनका कल्टीवेशन को ग्रो किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बीम्स प्रोग्राम के बारे में बताना। देखो, बीम्स प्रोग्राम मेनली किसके लिए है, ये है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज क्या था ना कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने सुना होगा ब्लू फ्लैग बीचेस। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लू फ्लैग बीचेस, क्या नाम सुना है आपने, ये ब्लू फ्लैग बीचेस। तो ये इंटरनेशनल एक डेजिग्नेशन दिया जाता है जो बहुत ही साफ बीचेस होते हैं, जिन पे पोल्यूशन नहीं होता, कुछ ऐसे बीचेस को। ठीक है, बिल्कुल जिन पे हर चीज़ की सुविधा होती है, ऐसे बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का वो दिया जाता है, क्या, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन। तो ऐसे ही इंडिया ने अपने लेवल का एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम भी अपने जो बीचेस हैं उनको मतलब बीम्स प्रोग्राम के अंडर रखेंगे और उनको क्या मतलब जो भी साफ सफाई है जो भी करना है वो उस पर करेंगे। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर स्टार्ट किया गया है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंडर ये स्टार्ट किया गया है। किसके अंडर ये स्टार्ट किया गया है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंडर ये स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोस्टल एरियाज। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोस्टल एरियाज में प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया है। सेकंड है, इट एम्स टू अबेट पोल्यूशन इन कोस्टल वाटर्स, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पता होगा पोल्यूशन को अबेट करने के लिए, अभी बताया थोड़ी देर पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट करने के लिए और कोस्टल इकोसिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए मेनली क्या किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है, किसको, बीम्स प्रोग्राम को। बिल्कुल सही है। और ये एक याद रखना, बीम्स एक टाइप का अपना इको लेवल है, इंडिया का अपना इको लेवल है। जैसे ब्लू फ्लैग स्पीसीज इंटरनेशनल लेवल है, वैसे ये इंडिया का भी एक इको लेवल है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में भी एक सोसाइटी है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, इस सोसाइटी ने इसको मेनली क्या किया, डेवलप किया बीम्स प्रोग्राम को। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ए बीच इन इंडिया दैट गेट्स बीम सर्टिफिकेशन इज ऑटोमेटिकली नॉमिनेटेड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब एक बात बताओ, जो हमारे बीम के अंडर हैं, जो बीचेस हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर वो अपने आप ही डल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल वो है, उसके अंडर अपने आप नहीं डलेंगे, उसके अंडर तो वो करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, हमें हाथ पर मारने पड़ेंगे वहाँ के लिए। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के बारे में, ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। मेनली जो भी कोस्टल कम्युनिटीज रहती हैं, कोस्टल कम्युनिटीज हैं, उनके लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए, मेनली किसके लिए है, उनके लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए है, और जो भी कोस्टल इकोसिस्टम है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद ये जो कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का, ये कब आया था, 1992 में ये इमर्ज हुआ था। 1992 में ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट ये क्या हुआ था, ड्यूरिंग अर्थ समिट ये इमर्ज हुआ था, ये वाला कंसेप्ट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का। इसीलिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या बनाया गया है, एक नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल सेंटर बनाया गया है। ये सेंटर कहाँ पे है, चेन्नई में है। ये सेंटर कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में। ठीक है। तो याद रखना, ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये कहाँ पे, चेन्नई में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कुछ देख ली हैं। इसके अलावा ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारे 8 बीचेस, ये कौन से हमारे 8 बीचेस जिनको क्या मिला हुआ है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है कौन से बीचेस को दिया जाता है, जो स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट, एजुकेशनल, सेफ्टी और एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है। कौन कौन से हमारे इंडिया के बीचेस को दिया गया, शिवराजपुर, गोखला, ठीक है, कसारकोड, ठीक है, पडुबिरी, कपाड़, ऋषिकोंडा, गोल्डन बीच और राधानगर। ठीक है, इन सबको क्या दिया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, कौन कौन से हमारे बीचेस कहाँ के हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है। मेनली ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम है ना, जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है जो बीचेस के लिए चलाया जाता है, ये कोपनहेगन बेस्ड एक फाउंडेशन है, FEE, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, वो इसको चलाता है। ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, ये क्या देता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है सबको। ठीक है, याद रखना, एक ब्लू फ्लैग स्पीच याद रखना सबके लिए एसेसिबल होता है। नो फी एक्सेस जो है प्रिफरेबल होता है थ्रू ब्लू फ्लैग, अलाउज प्राइवेट वंस टू चार्ज ए रिजनेबल फी। ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री भी बहुत सारे अदर बीचेस को भी 13 इंडियन बीचेस को इस प्रोग्राम के अंडर लाने की कोशिश कर रही है, ये जिनके नाम ये नीचे लिखे हुए हैं, कोवलम, घोगला, शिवराजपुर, भोगावे, पाडुबिद्री, अभी पड़े कपाड़, एडन, ऋषिकोंडा, मिरार पर, गोल्डन बीच, राधानगर और बांगराम। ठीक है, तो इनमें से कुछ तो हमारे आ चुके हैं और कुछ हमारे बाकी हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है वर्ल्ड का, और ऐसे बीचेस को दिया जाता है जो स्ट्रिंजेंट इनक्वालिटीज को क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें फ्रेश वाटर हो चाहे मेराइन वाटर एरिया हो, सब में क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम मेनली चलाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो FEE चलाता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन।
तो ये एक और चीज़ देखो भाई, देखो ये आपको मैप अगर वो अच्छे से ना दिख रहा हो तो ये देख लो आप, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो भी ऑल राउंड हाई क्वालिटी जो है ना, मतलब जहाँ पे ऑल राउंड की हाई क्वालिटी होगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इसमें आपको लगभग 33 स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए। और कौन निकालता है? FEE निकालता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसको निकालता है, ठीक है, अमंग मेंबर कंट्री। इंडिया के मतलब 13 इंडियन बीचेस अक्रॉस इंडिया, ये रहा, ठीक है, सेलेक्टेड फॉर दिस सर्टिफिकेशन दिस ईयर। मतलब 13 इंडियन स्टेट से अब की बार क्या हुए हैं, 13 इंडियन बीचेस जो हैं वो अब की बार सेलेक्ट हुए हैं सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको बताया था कि जो 8 हैं वो क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा टोटल कितने हैं, 4000 से भी ज़्यादा ब्लू फ्लैग जो हैं वो फ्लाइंग हो रहे हैं 49 कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड। और याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फिर स्पेन में है, जहाँ पे हर 6 में से एक बीच को क्या मिला हुआ, ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला हुआ है, कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या कहाँ पे, स्पेन में हर किस में से हर 6 में से एक उसको क्या मिला हुआ है, हर 6 बीचेस में से एक बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अच्छे से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन इसको निकालता है, मेन तो यही है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। बीम्स प्रोग्राम के बारे में आपको बता दिया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया कंप्लीट। आगे आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 हमें क्या बोलता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किसके बारे में, नुन कुन माउंटेन रेंज के बारे में, किसके बारे में, नुन कुन माउंटेन रेंज के बारे में। सबसे पहले बोल रखा है जो ये अरुणाचल प्रदेश की पीक है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कहाँ की पीक है, ये हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर की पीक है, ठीक है। याद रखना नुन कुन माउंटेन रेंज ये कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है, मेनली कहाँ पे, लद्दाख में है। याद रखना ये जो नून है ना, ये तो मतलब है जम्मू कश्मीर की, ठीक है जी, ये तो जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक्स में से आती है। और ये जो कुन है ना, ये है मेनली लद्दाख में, ये मेनली का है लद्दाख में। टोटल एक रेंज का पार्ट है, मान लो यहाँ पे नून है, यहाँ पे कुन है, और ये टोटल एक उसका पार्ट है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये मेनली ऐसे एक उसका पार्ट है, किसका, रेंज का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड है दे फॉल ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC, बिल्कुल इंडियन साइड ऑफ LAC में मिलती हैं। थर्ड है बुमला पास इज लोकेटेड इन 2 रेंजेस। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बुमला पास है वो तो तिब्बत और तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल में है ये बुमला पास। तो फिर ये लद्दाख में कैसे होगा, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, डी की सारे ही जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड इसका ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नुनकुन की बात करें, जो नुनकुन माउंटेन मैसिव है ना, उसमें जो माउंट कुन है वो सेकंड हाईएस्ट समिट है, तो पहली हाईएस्ट कौन सी होगी, नुन होगी, ठीक है। और मेनली देखो जैसे कि नुनकुन माउंटेन मैसिव है, ये रेंज है, ये मैंने बता दी ये रेंज है, ठीक है। इसके नॉर्थ में कौन कौन सी वैलीज हैं, याद रखना यहाँ पे इसके नॉर्थ में एक तो है सुरू वैली और एक है जास्कर वैली। कौन सी, एक सुरू वैली है, एक जास्कर वैली है। अगर इसके साउथ की बात करें, यहाँ पे एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसके साउथ में एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक रिवर है जिसका नाम है कराश नाई रिवर, जिसका नाम है कराश नाई रिवर, ठीक है, इसका नाम है कराश नाई रिवर और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और ये सुरू वैली और जास्कर, और ये क्या है, नुनकुन माउंटेन रेंज, ठीक है। और जो ये कुन पीक है ना, ये थोड़ी सी मतलब जैसे मान लो ये नुन रेंज है, तो ये कुन रेंज थोड़ी सी नॉर्थ में होती है, किसके, नुन रेंज के, ठीक है। तो ये नुन है, ये कुन है, तो कुन जो है थोड़ी सी नॉर्थ में होती है, किसके, नुन, ये उसके, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट उस टाइम पे जब ये बात आ रही थी, तो एक और इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, याद रखना दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। मेनली प्रीमियर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, क्योंकि इसमें सारे ही क्या है, इनकरेक्ट है। ये देख लो, ये हमारा क्या है, नुनकुन माउंटेन रेंज है, ये क्या कहाँ का एरिया है, जम्मू कश्मीर स्टेट है, और ये नुनकुन माउंटेन रेंज है, और देश के ऊपर ही क्या है, शुरू वैली और जास्कर वैली इसके ऊपर ही पाई जाती हैं, ठीक है। द्रास रीजन भी इसके ऊपर है, कारगिल की भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो नुनकुन माउंटेन रेंज कहाँ पे है, श्रीनगर, इसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है ना, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी होंगी, इसमें आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कि ये रेंज कहाँ पे है, तो ये रेंज कहाँ पे है, मेनली जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे है, ठीक है। इसके गुलमर्ग इसके ईस्ट में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा कंप्लीट।
तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। हमें प्लांट डिस्कवरीज 2020 के बारे में सारी चीज़ें बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले कि द रिपोर्ट मेंशंस मैक्सिमम न्यू स्पीसीज डिस्कवरी फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयस इन इंडिया। तो याद रखना वेस्टर्न हिमालय से नहीं, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट से मिली है। ठीक है, 22% जो स्पीसीज है वो कहाँ से मिली है, हमें वेस्टर्न घाट से मिली है। ठीक है, मतलब टोटल 267 स्पीसीज मिली है, उसमें से मतलब टोटल 267 स्पीसीज मिली है, उसमें 22% जो स्पीसीज है वो कहाँ से मिली है, वेस्टर्न घाट से मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर सबसे कम की बात करें, अगर सबसे कम की बात करें तो वो मिली है सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ दक्कन में। कहाँ पे, नॉर्थ दक्कन में 3% ईच मिली है। यहाँ पे भी 3% मिली है, यहाँ पे 3% मिली है, और सब एरियाज में थोड़ी ज़्यादा मिली है। जैसे कि वेस्टर्न हिमालयाज में 15% मिली है, जैसे 15% मिली है वेस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, तो याद रखनी ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स में क्या मिली है, सबसे ज़्यादा मिली है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है आउट ऑफ द न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड द मोस्ट स्पीसीज बिलोंग टू फंजाई कैटेगरी। बिल्कुल भी नहीं। अगर कैटेगरीज की बात करें ना, कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो मतलब 267 स्पीसीज मिली हैं, तो 119 स्पीसीज किसकी हैं, एंजियोस्पर्म्स की हैं, वो फंजाई की नहीं है। किसकी हैं, वो एंजियोस्पर्म्स की हैं। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो, तो याद रखना 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो हमें टेरिडोफाइट्स की मिली है, वो सबसे कम स्पीसीज हैं। ठीक है, वो टेरिडोफाइट्स की हैं और सबकी इसकी मिडल में ही है। फिर आ जाती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट, द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही रिलीज की है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा मिली है, सबसे कम कौन सी मिली है, सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी मिली है, सबसे कम में कौन सी मिली है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे किसके बारे में, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। हमारा जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कब बना था, 1899 में। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है ये। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मेनली वाइल्ड प्लांट की रिसोर्सेज की स्टडी करने के लिए ये मेनली बना हुआ है। जब ये मतलब इन्होंने ये प्लांट डिस्कवरीज 2020 रिपोर्ट डाली, उसी में कुछ स्पीसीज के नाम आए थे, जैसे कि एक आया था मूसा प्रधानी। ठीक है, याद रखना मूसा प्रधानी, ये किस चीज़ की स्पीसीज है, याद रखना ये स्पीसीज है वाइल्ड बनाना की। ये स्पीसीज किसकी है, वाइल्ड बनाना की स्पीसीज है, और ये कहाँ पे पाई गई है, मेनली दार्जिलिंग में। मेनली कहाँ पे पाई गई है, दार्जिलिंग में। एक और स्पीसीज का मेन नाम आया था जिसका नाम था सेलाजीनेला उड़ीसाना। ये मेनली कहाँ की स्पीसीज है, याद रखना ये फर्न की स्पीसीज है, और ये मेनली कहाँ पे मिली है, उड़ीसा में मिली है। ठीक है, याद रखना ये मेनली कहाँ पे मिली है, सेलाजीनेला उड़ीसाना, ये फर्न की स्पीसीज है, और ये मेनली कहाँ पे मिली है, ये मेनली उड़ीसा में मिली है। उसके अलावा एक और स्पीसीज इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वाइल्ड जामुन, जिसको बोलते हैं साइजीजियम एनामेलियम। ठीक है, ये मेनली कहाँ से मिली है, कोयम्बटूर से मिली है, और ये मेनली वाइल्ड जामुन की स्पीसीज है। ठीक है, और याद रखना एक और चीज़ कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है इंडियन प्लांट डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर रखा है। अगर इस प्लेटफॉर्म की बात आ जाए कि ये किसने स्टार्ट किया है, क्या है, इंडियन प्लांट डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंडियन प्लांट डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने स्टार्ट किया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 37 पे। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो हमने तो पहले ही देख लिया था। सबसे पहले है ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता तो मैं अभी बताती आपको। ठीक है, ऐसा होता तो मैं आपको बताती। सेकंड, कितने स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है, इसमें ठीक है तो हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो अभी ऐसा होता तो बताती, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड है इट एक्सप्लोर्स, कलेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट द रिच प्लांट रिसोर्सेज ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल, तभी तो बनी थी ब्रिटिश इंडिया के जो भी प्लांट रिसोर्सेज थे उनको वो करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। थर्ड है इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में। अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो हमारे सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। विष्णु ओएक्स किसकी स्पीसीज है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी स्पीसीज है, एक ओटर की स्पीसीज है। मेनली ये कहाँ पे रहता था, साउथ एशिया में, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंट था, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ये लैंड पे ट्रेवल नहीं कर सकता है, और इसका वेट अप्रोक्स कितना है, 10 to 15 kg। ठीक है, तो ये ओटर की स्पीसीज है। क्या, विष्णु ओएक्स नेपचुनी, NEPTUNI। ठीक है, विष्णु ओएक्स नेपटूनी मेनली इसको बोलते हैं, ओटर की स्पीसीज है ये। ठीक है, आ जाते हैं 39 पे। हवाना सिंड्रोम क्या है, देखो सिंड्रोम क्या होती है, किसी बीमारी के लिए यूज होता है। सोशलाइजेशन नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, मॉनिटरी नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका डी।
मतलब ये कोई एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपको मतलब अजीब सी साउंड सुनाई देने लगती है, मतलब स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लगती है, आपको अजीब सी फिजिकल सेंसेशन होती है, आपको उल्टी आने हो जाती हैं, आपका सिर दर्द करता है, आपको थकान होती है, आपको मतलब चक्कर आते हैं, आपको क्या है और भी स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है, हियरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सुनाई देना बंद कर जाता है, मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसे मानो कि भूतिया आवाज़ सुनाई देती हैं, ठीक है। तो फिर उससे जो जो सिम्टम्स होंगे वो सारे हवाना सिंड्रोम के मान लो, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि अजीब अजीब सी साउंड उनको सुनाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रोजेक्ट फुलवारी क्या है? देखो प्रोजेक्ट फुलवारी क्या है, देखो इसमें बोल रखा है कि इट एम्स टू प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स अपॉन द ओल्ड कोल माइंस विच आर नॉट इन ऑपरेशन टुडे। देखो प्रोजेक्ट फुलवारी फूल लगाने के लिए नहीं है, लेकिन अपने फूल से बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस इस तरह ध्यान रखना, ठीक है। मेनली क्या है, प्रोजेक्ट फुलवारी क्या है, फूल लगाने के लिए नहीं है, लेकिन अपने जो फूल से बच्चे हैं, बोलते हैं ना हमारे फूल से बच्चे, माँ बोलती है हमारे फूल से बच्चे हैं, ठीक है। तो फूल से बच्चों को क्या करने के लिए, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। बस यही इम्पोर्टेंट इसका वो है कि इसमें जो भी आइडेंटिफाइड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि उनका वेट, उनकी फिजिकल और मेंटल प्रोग्रेस जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हो, ठीक है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज है ना इन्फेंट्स के, उनको मेनली कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी और हमें रॉन्ग ही बतानी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को है नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड ने स्टार्ट किया है, एक कोल इंडिया की आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें नहीं है बतानी, तो बी सही नहीं है, सॉरी 1 तो सही है, बी सही नहीं है, ठीक है। तो बी सही नहीं है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। तो याद रखना प्रोजेक्ट फुलवारी, फूल नहीं लगाने उसमें, फूल से बच्चों को क्या करना है, माल न्यूट्रिशन से बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। समुद्र शक्ति किसके बीच में? तो याद रखना समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अब इसमें बात चल रही है कि हमारी ये श्रीलंका के बीच में कौन सी है? तो याद रखना श्रीलंका के बीच में हमारी एक एक्सरसाइज चलती है जिसको बोलते हैं मित्र शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, मित्र शक्ति बोलते हैं। ये कौन सी थी? समुद्र शक्ति, ये है मित्र शक्ति। और मालदीव के साथ हमारी एक एक्सरसाइज चलती है, उसको बोलते हैं हम इक्कूवेरिन, ठीक है, इक्कूवेरिन उसको बोलते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ हमारी एक और मतलब आर्मी की एक्सरसाइज चलती है, उसको बोलते हैं गरुड़ शक्ति, उसको क्या बोलते हैं, गरुड़ा शक्ति, ठीक है। तो याद रखना ये जो गरुड़ शक्ति है और समुद्र शक्ति, ये दोनों ही इंडोनेशिया के साथ होती हैं, और जो मित्र शक्ति है ये हमारी किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये तीनों कंट्रीज मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है दोस्ती। जिसका नाम क्या है, याद रखना, एक्सरसाइज दोस्ती। किस किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में होती है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो बाई एनुअली क्रिएट की जाती है, मतलब 2 साल में एक बार क्रिएट की मतलब कंडक्ट की जाती है, ठीक है। 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। दोस्ती नाम की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में वो होती है, ठीक है। मेनली मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41, इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं 42 पे। हमें नोट करेक्ट बताना है किसके बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको 2 रैंक कंट्रीज, सबसे पहले इसको निकालता कौन है, वही आपका हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको मेनली निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं निकालता है। सेकंड है स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया, बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया होगा क्योंकि ये कंट्री हमेशा आगे ही रहती है। थर्ड है इंडिया हैज़ बिन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग इट्स रैंकिंग सिंस द ईयर 2015। तो देखो इंडिया कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशन फॉल नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंटली फोन नहीं कर रहा है, इंडिया की कंडीशन इंप्रूव ही होती जा रही है। क्योंकि 2015 की बात करें तब इंडिया की रैंक इसमें 81 थी, ठीक है। फिर 2019 की बात करें तो 52nd पे आ गए हम, ठीक है। फिर अगर हम 2020 की बात करें तो हमारी रैंक कितनी हो गई, 48th रैंक हो गई है, ठीक है। कितनी रैंक होगी, 48th रैंक होगी। तो हमारी कंसिस्टेंटली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, डिटोरेट नहीं हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड, मतलब क्या हो गया, नोट करेक्ट बतानी है तो आंसर क्या हो गया हमारा सी, ठीक है। और अभी 2021 में इंडिया की रैंक कितनी आई है, 46th आई है, कितनी आई है, 46th आई है। और 2 स्टेप्स इंडिया ने और भी ज़्यादा क्लाइम कर लिए हैं। तो ये एनुअल रैंकिंग है, याद रखनी है कौन निकालता है। तो सारी स्टेटमेंट होगी करेक्ट। तो 42nd आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 43 पे।
हमें फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, जो इनोवेशन इंडेक्स को निकालता था। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी होगी, यूएन की, क्योंकि हमेशा यूएन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में बात होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है, तो रॉन्ग होगी। सेकंड, ऑल मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर ओब्लाइज्ड टू बिकम पार्ट ऑफ विपो। देखो ऐसा नहीं है कि देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी यूएन आएगा, जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के वो विपो का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन ओब्लाइज्ड नहीं है, आपको जरूरी नहीं है आपकी बनना ही बनना है, बन भी सकते हो नहीं भी बन सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ विपो। तो याद रखना विपो बना था कब, 1967 में, ठीक है, इसका मतलब इंडिया को अगर इंडिया फाउंडिंग मेंबर होता तो वो भी 1967 में ज्वाइन करता, नहीं, इंडिया ने ज्वाइन किया 75 में, 1975 में, इसका मतलब इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इंडिया मेंबर है लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है, और मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए है ये, और इसके हेडक्वार्टर्स हमारे कहाँ पे हैं, जेनेवा में, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा में। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। और एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। हाँ 44 हमें क्या बोलता है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में। देखो आपने पेंगुइन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हम्बोल्ट पेंगुइन्स कुछ अलग टाइप के पेंगुइन्स होते हैं। ये कौन से पेंगुइन्स होते हैं, ऐसे पेंगुइन्स जो गर्म एटमॉस्फेयर में भी रह सकते हैं, इसीलिए अभी इंडिया में शायद 2 बच्चे दिए हैं पेंगुइन के हुए हैं, हम्बोल्ट पेंगुइन के, इसलिए ये न्यूज़ में था। सबसे पहले दे आर लार्जेस्ट जेनेरा ऑफ पेंगुइन्स, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये 4 फीट तक हाइट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मीडियम साइज के होते हैं। ये क्या होते हैं, मीडियम साइज के पेंगुइन होते हैं, अप्रोक्स 2 फीट इनकी हाइट होती है, ठीक है। 4 फीट लार्ज वाले वो अलग जेनेरा है उसका, उनको बोलते हैं एम्परर पेंगुइन्स। वो कौन से होते हैं, वो एम्परर पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। वो 4 फीट वाले एम्परर पेंगुइन्स होते हैं जो लार्जेस्ट जेनेरा है, ये केवल मीडियम हाइट के होते हैं, 2 फीट इनकी हाइट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, दे आर एंडेमिक टू पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिली एंड मैरू, बिल्कुल ये पैसिफिक कोस्ट पे तो एंडेमिक होते हैं। और थर्ड, दे हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड वार्म क्लाइमेट, बिल्कुल ये वार्म क्लाइमेट को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, सी। और एक चीज़ याद रखना, एक होते हैं लिटिल पेंगुइन, वो तो सबसे छोटे पेंगुइन होते हैं, उनकी हाइट अप्रोक्स 1 फीट तक होती है, ठीक है। तो ये बीच के होते हैं, और इनका मेन नाम क्यों पड़ा इनका, क्योंकि एक हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट आपने सुना होगा, उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। अगर इनके आयुसियन स्टेटस की बात करें, इसका आयुसियन स्टेटस क्या, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और साइट्स में ये किस में आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी आ जाए हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में, इंडिया में अभी 2 छोटे छोटे बच्चों का इसमें जन्म हुआ है, ठीक है। और इनका एक इनके जीनस ग्रुप को और क्या बोला जाता है, इनके जीनस ग्रुप को बोला जाता है बैंडेड ग्रुप। क्या बोला जाता है, इनके जीनस ग्रुप को बैंडेड ग्रुप बोला जाता है। मुंबई के बायकुला जू में ये अनाउंस हुआ है कि 2 नए हम्बोल्ट जो पेंगुइन्स हैं, चिक्स हैं, उन्होंने इस साल नया जन्म लिया है, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई के बायकुला जू में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। प्लैनेट 9, देखो वैसे तो हमारे अभी 80 प्लैनेट है नेपच्यून तक, ठीक है, प्लूटो हमने हटा दिया था, लेकिन प्लैनेट 9 क्या है अभी, मतलब फिर भी अभी साइंटिस्ट को फिर से चुल हो रही है कि क्या हमें फिर से हमें क्या दिखाना है, अभी हमें फिर से एक प्लैनेट बनाना ही है। हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, अभी कुछ हुआ नहीं है, हाइपोथेटिकल प्लैनेट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले ये एक्सो प्लैनेट है, जो नहीं ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक्सो प्लैनेट है, मेनली ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट है हमारे आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम में, ठीक है। और ये डिस्टेंट प्लैनेट है हमारे मतलब सोलर सिस्टम में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टडी की जा रही है कि जब भी ये मिलेगा तो 10 टाइम मैसिव होगा अर्थ से। टोटल हाइपोथेटिकल है, कुछ नहीं पता है अभी इसके बारे में, कोई रिसर्च कुछ नहीं हुआ है, तो बस ऐसे ही प्लैनेट 9 मतलब हाइपोथेटिकल प्लैनेट जो ये कभी भी बना लेंगे, ठीक है। मतलब इनको है कि भाई हमें साइंस को ज़्यादा दिखाना है, तो उसके लिए अब 9th प्लैनेट आना तो चाहिए, कुछ तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, कहीं तो होगा कोई ना कोई प्लैनेट, बस वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर आ गया बी, ठीक है। आ जाते हैं 46 पे। पेट्रा पोले कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए पेट्रा पोले कहाँ पे सिचुएटेड है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारी वेस्ट बंगाल में। आपने सुना होगा, मैं ये पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर आपने हमारे पहले वाले जो करंट अफेयर्स वाली सीरीज देख रखी है, मैं अब भी बोल रही हूँ, आप एक लेक्चर वो देखो, एक लेक्चर अब का देखो और एक लेक्चर पहले का देखो, आपके जो करंट अफेयर्स कंप्लीट होंगे, आप सच में मेरे को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो पेट्रा पोले बेट्रा बैना पोले, सारी बेट्रा बोल लिख दिया मैंने।
बेनापोले, ठीक है, पेट्रापोले बेनापोले। पेट्रापोले हमारे वेस्ट बंगाल पे बॉर्डर है और ये बेनापोले है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों बॉर्डर चेक पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के। और ये ओनली लैंड पोर्ट है कहाँ पे, साउथ बंगाल में। पेट्रापोले ओनली लैंड पोर्ट है कहाँ पे, ओनली लैंड पोर्ट है साउथ, ओनली लैंड पोर्ट है साउथ बंगाल में। ये साथ में ये एशिया का लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन भी है। क्या है, लैंड कस्टम स्टेशन भी है, एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन भी है ये, ठीक है। तो याद रखना ये लैंड कस्टम स्टेशन भी है उसका सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, तो आपने ये देखा कि कौन कौन से ये है, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये क्या है, एक लैंड पोर्ट है। मैं लैंड पोर्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लैंड पोर्ट ऑथोरिटी भी है एक इंडिया में। क्या है, एक इंडिया में लैंड पोर्ट ऑथोरिटी भी है। और भी बहुत सारे लैंड पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये कौन सा लैंड पोर्ट है, ये है घोड़ागंगा, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी है। पेट्रापोले, ये भी वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, पेट्रापोले बेनापोले, ठीक है। और इंडिया में कौन सा है, एक मेहंदीपुर, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, ये सारे जो डाउकी मेघालय में है, डाउकी कहाँ पे है, ये मेघालय में है, ठीक है, डाउकी कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सबरूम, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे आपके क्या हैं, ये जो भी हैं मतलब ये कस्टम पोर्ट्स हैं, इंडिया के कस्टम पोर्ट्स है। कहाँ पे हैं करंटली, 9 ICP ऑपरेशनल है इंडिया में। देखो अभी 9 वो है ऑपरेशनल है। कहाँ पे, ये देखो अटारी कहाँ पे है, ये अमृतसर में, ठीक है। अटारी कहाँ पे है, अमृतसर में है। फिर आ गया हमारा अगरतला हमारा कहाँ पे है, ये अगरतला हमारा है त्रिपुरा में। फिर है हमारे पेट्रापोले, ये हमारा पेट्रापोले जो है, ये हमारा पेट्रापोले कहाँ पे है, आपको पता, अभी बताया मैंने, वेस्ट बंगाल में। फिर हमारा रक्सोल हमारा कहाँ पे, बिहार में है। फिर हमारा जोगबनी, ये जोगबनी हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है बिहार में ही है, ठीक है। जोगबनी भी बिहार में और रक्सोल भी बिहार में। फिर है हमारा मोरे हमारा मणिपुर में है, याद रखना है, मोरे मणिपुर में। सूत्राकंडी, ये सूत्राकंडी हमारा कहाँ पे, असम में है। श्रीमतपुर का कहाँ पे है, ये हमारा श्रीमतपुर, आप एक बार जाके देखना कि श्रीमतपुर कहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये हमारा हो गया सारे। तो ये हमारे क्या है, 2021 में ICPP का जो ट्रेड है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से कितने ट्रक जाते हैं, कितना इम्पोर्ट होता है, कितने पैसेंजर जाते हैं, कितना यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मेनली लैंड पोर्ट ऑथोरिटी है। और ये क्या है, एक देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद इसका विजन क्या है, इसका विजन है स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ट्रेड और ट्रेवलिंग के लिए। और मेनली क्या बनाने हैं, लैंड पोर्ट्स बनाने हैं इंडिया के बॉर्डर्स पे, सिक्योर सीमलेस एफिशिएंट सिस्टम बनाना कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट के लिए, ताकि आपका टाइम कम लगे, ट्रेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगे, और रीजनल और ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ सके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ सके, और बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का वहाँ पे यूज़ कर सकें। इसलिए बनाई गई है क्या, लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की पेट्रापोले कहाँ पे है, और भी बहुत सारी जगह मैंने बता दी, आप देख लेना। तो आंसर क्या हो गया बी, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और भी बहुत सारे बॉर्डर्स के साथ है, जैसे अभी मैंने बताया कि असम के बॉर्डर के साथ कौन सा था, सूत्राकंडी, कौन सा था, याद रखना, सूत्रकंडी, ये असम में है, ठीक है। मैंने अभी जो पूछा था आपसे यही मिल गया आपके, सूत्राकंडी, ये कहाँ पे, असम में है। उसके बाद ये त्रिपुरा में भी अभी मैंने बताया था कौन सा, अगरतला जो है ICP है। फिर अब मेघालय में भी बताया था डाउकी, कौन सा बताया था, डाउकी, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे भी हैं, प्रेजेंट है कुछ ICP। अब आ जाते हैं किसके बारे में, लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के बारे में। सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अभी देखा हमने। और ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर है, अभी बताया किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, अभी बताया जस्ट किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। LPAI एक्ट 2010 में आया था, कब आया था, लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 2010 में आया था, तब ये बनी थी, ठीक है। सेफ सिक्योर सिस्टमेटिक फैसिलिटी कार्गो के मूवमेंट के लिए और पैसेंजर के मूवमेंट के अलोंग ICP जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से, ठीक है। अभी करंटली कितने ऑपरेशनल है, 9 ऑपरेशनल है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसका आंसर हमारा सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। तो इसका हमें क्या बतानी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आंसर, सॉरी 47 आंसर हो गया ए। ठीक है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आ जाते हैं 48 पे। हमें बताना है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से करवा चुके हैं। जिस दिन नाटो करवाया उसी दिन करवाया था कि नाटो के अगेंस्ट में ये बनी हुई है CSTO। ये क्या बेस है? रशिया बेस है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मॉस्को रशिया में है और मेनली रशिया इसको चला रहा है। जैसे नाटो में मेनली यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका है, वैसे ही इसमें रशिया है। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो 1992 में बनी थी। रशिया, चाइना नहीं है इसमें। ठीक है, एंड अदर मेंबर्स टू टेक कलेक्टिव थ्रेट फ्रॉम नाटो। देखो चाइना नहीं है इसमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? डायरेक्ट रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड है ओरिजिनली ये इट वाज सेट टू लास्ट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। स्टार्टिंग में 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन फिर बाद में इसको 2002 में फुल मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही बना दी गई। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1992 में ये बनी थी और 1994 में ये क्या आई थी? फोर्स में आई थी। 6 कंट्रीज अभी इसमें है। 6 कंट्रीज इसमें है, वो कौन कौन सी हैं? रशिया, आर्मेनिया, ठीक है, अभी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और एक है हमारा बेलारूस। एक क्या क्या है? बेलारूस। तो ये हैं 6 कंट्रीज जो इसका पार्ट है। रशिया, बेलारूस जो उसके साथ लड़ रहा है, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। सारी कंट्रीज़ की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मतलब मॉस्को में है। और एक और चीज़, आप एक चीज़ बताओ कि क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, कौन सी ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है, कौन सी ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है जो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सराउंड करती है? ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं देखते देखते। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो जाता है बी। ठीक है, उससे मेरे को ये भी पता चलेगा जो आंसर देगा कि इसका मतलब उन्होंने यहाँ तक देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। जर्नल शेयरमैन क्या है? तो देखो जर्नल शेयरमैन क्या है? क्या होगा जर्नल शेयरमैन? कुछ क्या होगा? तो याद रखना क्या है, मतलब ये पेड़ का नाम है। क्या नाम है? एक पेड़ का नाम है। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ नहीं है, ये सारा एक पेड़ का नाम है। इस पे आग लग गई है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री है USA में। ठीक है, USA में ट्री है। तो ये तो बस यही है कि जर्नल शेयरमैन एक ट्री का नाम है। तो याद रखना, देखो ये है जर्नल शेयरमैन ट्री। ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है। यहाँ के आसपास जो आग लगी थी तो इसको बचाने के लिए मेनली लोग भाग रहे थे, वाइल्ड फायर लग गई थी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था जर्नल शेयरमैन ट्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 48 हो जाता। अभी आप कभी नहीं भूलोगे कहाँ पे? USA में। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कन्या संस्कृति दिवस। कन्या संस्कृति दिवस क्या मतलब बताना है हमें? ठीक है, कन्या संस्कृति दिवस तो ये बताना है कि किसके उस पे बनाया जाता है ये। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके उस पे मनाया जाएगा। ये बनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती पे। किस पे मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती पे मनाया जाता है, जो किसके सन थे? लॉर्ड ब्रह्मा के सन थे। किसके सन थे? लॉर्ड ब्रह्मा के सन थे। इनको माना जाता है, ऐसा माना जाता है इन्होंने द्वारका की रचना की थी जहाँ पे कृष्ण जी राज करते थे। इन्होंने एक माया सभा की रचना की थी, जो पांडवों की माया सभा थी ना, जो उन्होंने नया महल बनाया था यहाँ पे इंद्रप्रस्थ में, वहाँ पे माया सभा की इन्होंने स्थापना की थी। डाइवाइन कारपेंटर इनको माना जाता है, ये कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये विश्वकर्मा जयंती पे मनाया जाता है। कुछ कन्या राशि में इनका कुछ गमन होता है उस टाइम पे, तो इसलिए उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर एंड अप्लायंसेज आर पार्ट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेबलिंग बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में किसको मतलब ये जरूरी है कि उन पे क्या होगा? स्टार लेबल होगा ही होगा। सीलिंग फैन, कंप्यूटर, LED, इलेक्ट्रिक गीजर, रूम AC। तो ये किसके लिए है? तो याद रखना ये LED लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर, रूम AC, इन तीनों के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है। 3, 4, 5 के लिए मैंडेटरी है। सीलिंग फैन और कंप्यूटर्स के लिए इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए, नोटबुक के लिए, लैपटॉप के लिए इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या है? ये मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी की बात पूछिए तो इसके लिए क्या है? मैंडेटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हो जाता है सी। तो इसी नोट पे हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।